गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। सभी अभ्यर्थियों को पूरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7th एंड लेट अस हैव द इवनिंग सेशन। और सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर के सौजन्य से ये प्रसारण प्रत्येक दिन आप 7:30 बजे संध्या में देखते हैं, सुनते हैं और अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को एक स्तर पर पहुंचाते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, तो आइए चले आज का ये प्रसारण हम प्रारंभ करें। कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले आज के जो सबसे प्रमुख समाचार हैं, जो सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उन पर दृष्टिपात करते हुए भारत रत्न जो 1954 में प्रारंभ हुआ और एक वर्ष में 3 महान विभूतियों को प्रदत्त किया जाता था, तो इस बार 5 महान विभूतियों को 2024 में ये प्रदत्त किया जा रहा है। और आज ही घोषणा हुई, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और आज 3 महान विभूति, जिनमें चौधरी चरण सिंह वे भारत के प्रधानमंत्री भी थे, और उसके साथ साथ एक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, तो उनको, और फिर पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये विभिन्न विदेश मंत्री भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत रत्न 5 इस वर्ष 2024 में प्रदत्त किए जाने वाले, और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये अनुशंसा की गई है राष्ट्रपति महोदया को, तो ये बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है। डियर एस्पिरेंट्स, तो ये आज का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, तो उससे मैंने आपको अवगत कराया। और इसके पश्चात हम देखेंगे अब प्रश्नों की ओर, जो एमसीक्यूज के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन होगा, और इसी तरह आपको हम अच्छे प्रश्नों को सुनाएंगे। डियर एस्पिरेंट्स, with reference to the protection of copyrights in India, consider the following statement. कॉपीराइट के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। और निशा पांडे आ गई, तो गुड इवनिंग निशा। और यहाँ पर हम देखेंगे, the acquisition of copyright is automatic and does not require any formality. दूसरा, कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज विद इन द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये दोनों कथनों पर आपको विचार करते हुए स्पष्ट करना है क्या ये दोनों कथन सही है। डियर एस्पिरेंट्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? A 1 1 B 2 1 C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So dear aspirants, in this MCQ, both the statements are correct. So our answer is C. Okay, let us see. Protection of copyrights in India. The acquisition of copyright is automatic and does not require any formality. And the second statement, copyright protection is within the purview of Ministry of Commerce and Industry. So both these statements are very important, and I'm hopeful you have mentioned it in your notebook. Dear aspirants, consider the following statement regarding Vijayanagar economy. You all know that there were 2 empires in medieval India, in South India, Vijayanagar and Bahmani Kingdom. Vijayanagar and Bahmani Kingdom. Consider the following statement regarding Vijayanagar economy. Number 1, merchant guilds and craft guilds had the right to collect taxes. ये एक बहुत बड़ी बात है, और आपको ये बताना होगा टैक्सेशन एक अति महत्वपूर्ण
बिंदु है और वो अर्थ का आधार है, राजनैतिक अर्थ का आधार है। आपने देखा जो बक्सर की लड़ाई हुई, पलासी की लड़ाई 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसी की मांग की गई कि हमें दीवानी राइट्स दिया जाए। दीवानी राइट्स का मतलब हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर की वसूली का अधिकार है। और यहाँ आप देख रहे हैं विजयनगर इंपायर में मर्चेंट गिल्ड्स एंड क्राफ्ट गिल्ड्स हैड द राइट टू कलेक्ट taxes. Second statement, no tax was levied on foreign traders to encourage foreign trade and commerce. Now you have to examine this statement. And the third statement, dear aspirants, no gold coins were used, issued in the Vijayanagar kingdom. क्या विजयनगर किंगडम में कोई सोने का सिक्का निर्गत नहीं किया गया था? तो अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए only one, बी only two, सी all three and डी none. डियर एस्पिरेंट्स, जहां तक तथ्यों का सवाल है, पहला तो बिल्कुल सही है, मर्चेंट गिल्ड्स एंड क्राफ्ट गिल्ड्स हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेज, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर, गिल्ड्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल in the commercial life of the people and towns. The guilds were assemblies of merchants of the town. The craftsmen as well as the mercantile groups, merchants in medieval South India were organized in corporations. The guilds enjoyed certain powers to levy local taxes and they spent the collected taxes for some good purposes. तो जो कर की वसूली होती थी तो उसको अच्छे उद्देश्य के लिए व्यय भी किया जाता था और टैक्सेज वेयर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेन मर्चेंट्स, सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। एंड ड्यूरिंग द विजयनगरा पीरियड, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स सीम टू बी मोर इन सर्कुलेशन देन सिल्वर कॉइन। तो ये तीसरा कथन भी सही नहीं है, सो आवर आंसर शुड बी ए वन। ओके, सो डियर एस्पिरेंट्स, अब इसके बाद हम लोग अगले कथन पर चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे और ये हमारा पेयर मैचिंग है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ क्या है, पोचमपल्ली इकत साड़ी, देन स्टेट आंध्र प्रदेश और टू थेवा आर्ट राजस्थान, ये सब जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और तीसरा कनी शॉल गुजरात। So dear aspirants, you have to find out the correct match. So only one is correctly matched. That is Theva art, Rajasthan. Theva art belongs to Rajasthan. Pochampalli is a well-known form of sari made in Budan, Pochampalli and surrounding villages of Telangana. So not Andhra Pradesh. And the third, Kani shawl. As far as Kani shawl is concerned, weaving originated in Kani Hamal area of Kashmir Valley. So Gujarat is not correctly matched. So our answer is A. That is only one is correctly matched, which is Theva art, Rajasthan. Theva art, Rajasthan. Dear aspirants, now let us have this question which relates to Wildlife Protection Act 1972. Which of the following has the authority to include or exclude the species from the 6 schedules of Wildlife Protection Act 1972? तो बड़ा ही जानकारी वाला प्रश्न है और इसकी जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बता रहा है कि किसके पास प्राधिकार है। ओके, किस चीज का प्राधिकार, जो हटा सके अथवा सम्मिलित कर सके प्रजातियों को। 6 शेड्यूल, छठी अनुसूची किस चीज का, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो डियर एस्पिरेंट्स, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द स्पीसीज फ्रॉम द 6 शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ऑप्शन क्या है, ए
Central government, B, state government, C, National Board of Wildlife और D, Animal Welfare Board of India. Dear aspirants, अब इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा A, सेंट्रल गवर्नमेंट. इसको भी आपको लिख लेना है. The Wildlife Protection Act 1972 provides for protection to listed species of flora and fauna and establishes a network of ecologically important protected areas. The act prohibits hunting of animals except with the permission of authorized officers when an animal has become dangerous to human life or property or as disabled or deceased as to be beyond recovery. The Act empowers the central government to include or exclude any species entry to or from any schedule or transfer any species entry from one part of the schedule to another part of the same schedule or from one schedule to the another. तो ये जीके राज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जीके राज एंड वेयर फ्रॉम यू आर ज्वाइनिंग मी. बहुत अच्छा लगा. तो कहाँ से आप जुड़ रहे हैं ये बताएंगे. तो डियर एस्पिरेंट्स, नाउ लेट अस हैव दिस क्वेश्चन which is equally important. So, which of the following statement is not correct regarding the Cripps mission of 1942? So, cabinet mission in from Chandan. Okay, okay. Chandan is a block in Banka district. Banka district. So, very good, GK Raj. Welcome. और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. ये प्रत्येक दिन 7:30 से 8 बजे मात्र आधे घंटे के लिए मैं ऑनलाइन होता हूँ. आपको टाइप करना है. आप तो जुड़ ही चुके हैं यूट्यूब पे, तो ये आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहेगा. और यदि माय नेम इज गिरधारी कुमार. अच्छा अच्छा, गिरधारी कुमार, वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट. तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं. और ये काफी खुशी की बात है कि आप बांका से, चंदन से जुड़ रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. Which of the following statement is not correct regarding Cripps mission of 1942? तो 1942 में क्रिप्स मिशन और 1946 में कैबिनेट मिशन. डियर एस्पिरेंट्स, साइमन कमीशन. और आप बता रहे हैं कि मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूं सर. तो वेरी गुड गिरधारी जी, बहुत अच्छी बात है. और आप हमारे विद्यार्थी हैं तब तो और भी अच्छी बात है. और आप सफल हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें और लगातार परिश्रम करने से ही सफलता हासिल होती है. करत करत अभ्यास थे जनमत होत सुजान, रसरी आवत जात थे शील पर पड़त निशान. पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है तो हम तो मनुष्य ही हैं. तो आइए देखें, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया, तो उसके संबंध में 4 बातों में कौन सी बात अच्छी नहीं है, सही नहीं है. ए, इट वाज सेंट टू इंडिया टू सीक इंडियन सपोर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये तो बात सही है. दूसरा, लॉर्ड लिन लिथगो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज सेंट. यस, दिस इज करेक्ट. C, it proposed for a constituent assembly to frame a new constitution for the first time. No. कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही थी. क्रिप्स मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात प्रस्तावित नहीं किया गया. और डी, इट वाज डब्ड एज ए पोस्ट डेटेड चेक on a bank largely failing by Mahatma Gandhi. This is correct. पोस्ट डेटेड चेक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको कहा, तो ये बिल्कुल सही है. डियर एस्पिरेंट्स, इट प्रोपोज्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. और ये मिशन जो क्रिप्स मिशन था वो मार्च 1942 में आया. ए मिशन हेडेड बाय स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स to seek Indian support for the war.
Stafford Cripps was a left-wing Labourite, a leader of the House of Commons and a member of British War Cabinet who had actively supported the Indian national movement. The mission was sent to India during tenure of Viceroy Linlithgow. However, the idea of Constituent Assembly was mooted by August offer of 1940 for the first time. Hence, option C is not correct. तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं. तो डियर एस्पिरेंट्स, mission led by Sir Stafford Cripps in early 1942 had offered what Gandhi quipped as a post-dated check on a bank largely failing. तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें ए बी सी ये तीन हमारे कथन सही है, बट दी third statement that it is proposed for a constituent assembly, this statement is not correct. Dear aspirants, आज मेरा बर्थडे 9th of February is my birthday. तो ये है, ये अगर आप पढ़ पाए तो पढ़ पाए. ये देखिए, हैप्पी बर्थडे. और मैं अपने बर्थडे को स्वयं ये कर रहा हूँ. तो आज का दिन 9 फरवरी, डियर एस्पिरेंट्स. तो और निशा पांडे ने तो सुबह सुबह ही हमें ग्रीटिंग्स दिया. तो काफी अच्छा रहा और काफी बच्चों ने भी ग्रीटिंग्स दिया. ये देखें, ये हैप्पी बर्थडे और इसी तरह के ग्रीटिंग्स आए बच्चों की ओर से. और सबसे बड़ी बात है कि एक कविता भी, ये कविता गुरु ब्रह्मा गुरु, ये भी कविता भी छोटे छोटे जो हमारे बाल गोपाल भी यहाँ पढ़ते हैं, आते हैं. तो ये हैप्पी बर्थडे सर, ये सब मिला और टॉफी और ये सब तो खूब, तो बड़ा अच्छा लगा. रिटायरमेंट के बाद ये एक शिक्षा दान समय साधना. और सबसे बड़ी बात है कि एक मिशन के तहत हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी से आईएएस लिखे. तो ये बहुत बड़ी भीतर की इच्छा है और लगता है कि नहीं, अब ये इच्छा श्रम साध्य और श्रम साधना में लगे हैं. ये बहुत अच्छी बात है और हमें लगता है कि निकट भविष्य में ये जो हमने, और गिरधारी जी ने लिखा हैप्पी बर्थडे सर. यस, थैंक यू गिरधारी जी, बहुत बहुत आपको कोटि कोटि धन्यवाद. तो मैं बता रहा था कि ये जो मैंने अपने आप में एक मिशन मोड में मैं काम कर रहा हूँ और मिशन की तरह मैंने इसको लिया है कि नहीं, इसी इंस्टीट्यूट से मैं आईएएस बना करके रहूँगा. तो उसी तरह से मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे साथ हैं, तो वे भी, अब नाम मैं नहीं बताऊंगा, काफी श्रमशील और लगे हुए हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो सफलता को मिली. आइए एक और प्रश्न देख लें. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोट्रॉपिक लेक. ये झील ज्योग्राफी से प्रश्न है और अभी ज्योग्राफी चल रहा है. क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी हम लोगों ने एनसीईआरटी की पूरी कर ली है. आज क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर वाटर सॉइल हम लोगों ने किया और कल थर्ड चैप्टर करेंगे. और इसी बीच में चूंकि एमपीसी की बैठक हुई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उस पर हम लोगों ने अध्ययन किया और जो भी महत्वपूर्ण बातें हिंदू में छपती हैं और प्रकाश में आती हैं, तो उस पर भी हम लोग 150 to 250 कम से कम तो एक राइटअप हम लोग बनाते हैं. कल चूंकि भारत रत्न दिया गया 5 महान विभूतियों को, तो उस पर भी हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे. डियर एस्पिरेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोट्रॉपिक लेक. अब ये ओलिगोट्रॉपिक लेक क्या है? सो डियर एस्पिरेंट्स, ओलिगोट्रॉपिक, नंबर 1, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी.
2. Clear water. 3. Oxygen deficient water. Select the correct answer using the code given below. A only one, B only two, C all three and D none. तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कौन सा कौन सा हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं. क्लियर वाटर, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर, ये तो हो ही नहीं सकता है. सो 1 and 3 आर इनकरेक्ट. आवर आंसर शुड बी only one statement is correct, that is statement 2. Okay, now here is an explanation. An oligotropic, oligotropic, dear aspirants, lake or water body is one which has relatively low productivity due to the low nutrient content in the lake. These lakes usually have quite clear water due to the limited growth of algae in the lake. The waters of such lakes are of high drinking quality. Such lakes support aquatic species who require well oxygenated cold waters such as lake trout fish. Oligotropic lakes are usually found in the cold regions of the world where mixing of nutrients is rare and slow due to the low temperatures of the lake waters. Oligotropic lakes have the following characteristics: net primary production in only between 50 and 100 milligrams of carbon per square meter per day, very low. Nutrient are poor supply and secondary production is depressed. So dear aspirants, only statement 2 is correct. Only statement 2 is correct. तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी जो कुछ भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ये आपके नॉलेज को काफी आगे बढ़ाएगा. डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT, NCLAT, you may say NCLAT. So it was constituted under the provision of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. अभी 2-3 दिन पहले ये इस पे जो एक अमेंडमेंट आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इस पे मैंने क्लास नोट किया था और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. और सेकंड, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द Competition Commission of India, CCI. So, dear aspirants, the first statement is not correct. Okay, पहला जो statement है, National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) was constituted under Section 410 of the Companies Act. ये कंपनी एक्ट के तहत में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, न कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016 के संदर्भ में constituted हुआ. Now, NCLAT is also appellate tribunal to hear and dispose of appeals against any direction issued or decision made or order passed by the Competition Commission of India, CCI. So, statement 2 is correct, dear aspirants. So, on this score, our answer is B. Our answer is B. In the context of medieval India, which of the following officers used to be in charge of ICTA? तो आपको याद होगा कि इक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी और इक्ता कुछ नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चंक है, यू में से प्रोविंस. ओके, सो इक्ता का जो ऑफिसर होता था मध्यकालीन भारत में वो कौन था? ए मुक्ति, बी कानूनगो, सी आमिल एंड डी मुकद्दम. सो दीज आर द 4 पोस्ट्स. डियर एस्पिरेंट्स, the initial Turkish conquest in India in the early 13th century displaced many local chiefs. In order to consolidate, the Turkish rulers made revenue assignment, okay, ikta, in lieu of cash to the nobles. So iktas were provinces or spheres of influence that were put under the charge of officers called iktadars, governors, also known as
मुक्तिज और बलिज, सो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मुक्ति, सो इसको याद रखेंगे, एकता, और ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है डियर एस्पिरेंट्स। आइए देखें एक और प्रश्न, which of the following statement is not correct with regard to the provisions of PESA, PESA or provisions of the Panchayats extension to scheduled areas act of 1996। ये काफी महत्व का प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा consisting of persons whose names are included in electoral roll। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, the reservation for scheduled tribes shall not be less than 1/3 of the total number of seats। No, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो अब इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट डियर एस्पिरेंट्स। और आज का आखिरी सवाल हम आपको पढ़ेंगे और बताना होगा आपको ये है क्या। X is a celestial phenomenon in which a massive object can distort electromagnetic radiation and cause a class of distant celestial object Y to appear brighter and nearer। एक बार फिर से पढ़ें, तभी तो आपको समझ आएगी। X is a celestial phenomenon, क्या है? In which a massive object can distort electromagnetic radiation and cause a class of distant celestial object Y to appear brighter and nearer। Y is also called a star-like radio wave source and can be trillion times brighter than the sun। X and Y respectively are। तो आपको बताना है कि X और Y है क्या। A supernova and neutron star, B gravitational lensing and quasar, C supernova and white dwarf, and D gravitational lensing and pulsar। Dear aspirants, the answer is B। इसको लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड क्वाजार। डियर एस्पिरेंट्स, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसको आप निश्चित रूप से अपने नोटबुक में लिख चुके होंगे। सो इसी तरह के प्रश्नों को लेकर के हम 7:30 से 8 बजे तक आपके बीच उपस्थित होते हैं प्रत्येक दिन संडे को भी। और यदि आप में सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा बची हुई है, तो आप हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी रामचंद्रपुर जसीडी देवघर में, झारखंड में आपका स्वागत है। आप आए, और जो दिल्ली का चकाचौंध है या देवघर में ही बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनकी जो फी है, राशि है, तो उससे यहाँ पे बिल्कुल ही आपको राहत है। और आप आए तो सही, आप क्लास तो करें, आप देखें कि किस तरह से कड़ी परिश्रम और बिल्कुल मनोयोग के साथ, उद्देश्य बस आपकी सफलता है, उद्देश्य बस आपकी सफलता है, और आपसे मेरी चाहत गुरु दक्षिणा के रूप में आपकी कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम, ताकि आप सफल हो सके। डियर एस्पिरेंट्स, आज का दिन मेरे लिए तो बहुत सारे आपने गिफ्ट दिए, तो वो गिफ्ट तो बिल्कुल ही उसे कहा जाए कि हमारी दृष्टि में ठीक है, आज का दिन है वैसा, तो लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट तो बस यही है, आप मेरे लक्ष्य को और अपने लक्ष्य को सफल करके दिखाएं। आप आईएएस बने, आप अच्छे सिविल सर्वेंट बने, ईमानदार, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ और ड्यूटी प्रो, सिटीजन सेंट्रिक, ऐसे सारे गुण आप में समाहित हैं। तो इसी के साथ हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना, आप सभी से विदा लेंगे। कल फिर 7:30 बजे उपस्थित होंगे, और तब नए प्रश्न होंगे, नई उड़ान होगी और सफलता की नई पहचान होगी। डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को गुड नाइट।